गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यस तो दोस्तों, कल का जो लेख था, जो एडिटोरियल था, जिन लोगों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थीं उस लेख पर, वो जाकर पहले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमने एक एक लोगों का नाम अनाउंस किया है। और जिन लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी थी, जो कमेंट किया था, उसके बारे में भी हमने बताया है। और हमने एक होमवर्क दिया है, एक कह सकते हैं वर्क दिया है, और जिसको आप लोगों को करना है। और डेली हम इस तरह के कोई ना कोई क्वेश्चन से ज़रूर आपको देंगे, जिसके माध्यम से आप लोग कुछ नई चीज़ें सीखें और कुछ नए विचार आएँ। थोड़ा सा जो आपका जीएस है, जो कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं पर जिनकी आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा होती है, उसके बारे में वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे डिस्कस करने। जो हमारे पास यहाँ का कंटेंट है, जो विषय, वो है चुनौतियों के बीच अवसर। ऐसा पूरे देश की मैं बात बता रहा हूँ, पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व की बात मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास कोविड-19 की वजह से समस्याएं ना हो। कहीं पे तमाम तरह के जो इक्विपमेंट हैं, जैसे आप पीपीई बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो, चाहे मास्क से रिलेटेड हो, चाहे दवाओं से लेकर हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ से लेकर हो, चाहे रिसेशन से लेके हो, सारे देश अपनी अपनी तरह की समस्याएं झेल रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं कि दोस्तों इस चुनौती में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। कुछ देशों ने इस पर अवसर पा भी लिया है। तो जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने कहा कि इस दुविधा भरी घड़ी में वही लोग जिंदा रहेंगे, वही देश सर्वाइव कर पाएगा जो इस दुविधा भरी घड़ी में भी अवसर तलाश लेगा। ठीक है, क्योंकि रोज़गार की बात करें तो रोज़गार आपको सृजन करना पड़ेगा, स्वरोजगार पे ध्यान देना होगा। अब आगे चलते हैं। इससे लिखा है संजीव पांडे जी ने, संकट के दौरान ही विकल्प भी निकलता है। कोरोना महामारी ने दक्षिण एशिया के देशों को आपसी सहयोग और मजबूत करने के लिए एक बेहतर मौका दिया है। पिछले 7 दशकों से भी ज़्यादा समय से संघर्षरत भारत और पाकिस्तान को कोरोना का संदेश है कि पुराने विवादों को भूलिए और सहयोग के लिए नए युग की शुरुआत कीजिए। लेकिन सहयोग का यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान और भारत के लिए नहीं है। यह संदेश दक्षिण एशिया के उन तमाम देशों के लिए भी है जो गरीब हैं और अब वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना संकट ने दक्षिण एशिया के देशों की अर्थव्यवस्था को भारी धक्का पहुंचाया, इसलिए इन देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग की ज़रूरत और बढ़ गई। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ ऐसे भी देश थे जो दोस्तों विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहे थे, प्रयास कर रहे थे, पर दोस्तों कोविड-19 की वजह से वो हो सकता है 10 साल, 20 साल या 25 साल पीछे चले जाएं, और कुछ देश चले भी गए हैं। तो ये मात्र एक देश की वजह से, वो चाइना जैसा दो देश है, जो वहाँ जो समस्याएं हुई हैं, जिस पे तमाम तरह की बातें चल रही कि नहीं कोरोना कहीं ना कहीं प्रयोग में बनाया गया, एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकला है। तो वो जब जांच की लोग मांग कर रहे हैं तो उन चीज़ों को किस प्रकार से खंडित कर दे रहा है और आदेश नहीं दे रहा कि नहीं, हम किसी बाहरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अपने देश में इजाज़त नहीं देंगे कि कोई जांच करे। एशियाई देशों के लिए एक सुखद स्थिति यह रही कि इन देशों में कोरोना महामारी मृत्यु दर यूरोपीय और अमेरिकी देशों के मुकाबले कम है। अगर दक्षिण एशियाई देशों में मृत्यु दर ज़्यादा होती तो हालात गंभीर होते, क्योंकि ज़्यादातर देशों में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा दयनीय स्थिति में है। यह भी सत्य कि कोरोना ने सिर्फ कुछ देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया है। ऐसे में अब गरीब देश किसी अमीर मुल्क से भी ज़्यादा मदद की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। अमीर मुल्क खुद गहरे संकट में हैं और अपनी अर्थव्यवस्था बचाने में लगे हैं। हम देख सकते हैं अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ये ऐसे देश थे जिनके पास ये कहा जाता था कि दुनिया की तमाम तरह के संसाधन इनके पास है, पर दोस्तों किस तरह से ये बेनकाब हो गए या फिर इनकी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई मात्र कोविड-19 की वजह से। इस भंवर से निकलने के लिए अब दक्षिण एशियाई देशों के समक्ष एक ही रास्ता है, और वह है आपसी सहयोग का। पिछले दिनों सार्क सदस्य देशों के प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़े और मौजूदा हालत पर चर्चा की थी। और वस्तु स्थिति यही है कि पिछले कुछ साल से संपर्क संगठन महत्वहीन होता जा रहा है। भारत ने अपनी पिछली गलतियों का एहसास करते हुए इस बार गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन के महत्व को भी समझा। सार्क देशों के नेताओं की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस मुलाकात ने कुछ उम्मीद जगाई। इससे लगता है कि दक्षिण एशियाई देश अपनी मतभेद को भुलाकर सहयोग की दिशा में आगे बढ़ेंगे और भविष्य में इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे।
पर आज जितने भी देश हैं, ये तमाम तरह की जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ये बातें इसलिए कर रही हैं क्योंकि यदि सारे देश आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे, ज़्यादातर अपने ही देश को प्राथमिकता देंगे, अपने देश के उत्पादों को, तो ऐसे में क्या होगा, जो तमाम तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं वो तो धराशायी हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी संगठन हैं, इसलिए दोस्तों वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, ये जो आपसी संभाव है जो बनाया गया एक व्यापार के लिए, तमाम तरह की अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं, उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे, इसलिए वो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, इसको बंद ना करें, इसे और भी तेज़ी से स्टार्ट करिए, लोगों के बीच में सहयोग की भावना पैदा करिए। ठीक है, कोविड-19 से सबक सीखना चाहिए दोनों। एक मिनट, मौजूदा हालत में सार्क और प्रासंगिक बनाने के लिए भी भारत और पाकिस्तान को कोविड-19 से सबक सीखना चाहिए। दोनों ही देश ज़्यादा तनाव झेलने की स्थिति में नहीं हैं। वहीं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे देश आपसी सहयोग के जरिए ही कोरोना संकट से उत्पन्न आर्थिक दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी चोट कई तरफ से पड़ी है। बस अच्छी बात यह रही कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें ज़मीन पर आ गईं, वरना कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं पैदे में चली जाती, मतलब कर्ज में चली जाती। इस वक्त दक्षिण एशियाई देशों का निर्यात काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की गिरती कीमतों ने तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाया। अरब देशों में विदेशी कामगारों को छटनी शुरू हो चुकी है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के लोगों को छटनी के तहत संकेत मिल चुके हैं। इसका असर यह हुआ कि कई देशों को अपने नागरिकों द्वारा अरब देशों से भेजे जाने वाली धनराशि में भी भारी गिरावट आई है। एक छोटे मोटे अनुमान के मुताबिक इसमें 20 से 25% तक की कमी आ सकती है। आपको बता दें, जो अरब देशों में विदेशों में लोग रहते हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, ये मजदूरी करने के लिए जाते हैं या फिर रोज़गार की तलाश में जाते हैं, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आर्थिक सहयोग होता है भारत जैसे देश के लिए, जब वहाँ के लोग विदेशों से जब अपने देश में जब पैसा आता है। पर दोस्तों अब उसमें भी काफ़ी गिरावट की जा चुकी है। 2019 में विदेशों में काम करने वाले भारतीयों ने 83 अरब डॉलर भारत भेजे थे, लेकिन अब 2020 में यह रकम 64 अरब डॉलर के आसपास रह सकती है। दक्षिण एशिया को दुनिया की बदलती स्थितियों से भी कुछ ग्रहण करना होगा। चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष तेज हो गया है। वहीं खाड़ी क्षेत्र में सैन्य संघर्ष से हुए नुकसान के बाद कई देश अब शांति की संभावना तलाश रहे हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका जैसा देश दोस्तों दक्षिण चीन सागर को घेरने की कोशिश कर रहा है। तमाम देशों की मदद से, सहयोग से उन्हें उकसा रहा है, उन्हें वायलेंट कर रहा है कि चाइना जैसे देश की जो नीतियाँ हैं, जो हमेशा साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने की रही हैं, और जिस तरह से अमेरिका को और अन्य देशों को लॉस हुआ है, उस वजह से दोस्तों अब जितने भी मंसूबे हैं चाइना जैसे देश की, उसे पूरा घेरने में पश्चिमी देश अपनी ताकत लगा चुके हैं। खबर है कि सऊदी अरब और ईरान संघर्ष खत्म करने को लेकर गोपनीय बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष से सऊदी अरब और ईरान को क्या हासिल हुआ? यमन से लेकर सीरिया तक अपने वर्चस्व को स्थापित करने के चक्कर में ईरान और सऊदी अरब आपस में लड़ते रहे। सामने शिया सुन्नी विवाद दिखा। संघर्ष के मूल में पेट्रोल बाजार और पेट्रोलियम उत्पादों पर वर्चस्व रहा। आज आपको बता दें 2000 तकरीबन 14 या 15 से जो स्टार्ट हुआ था सीरिया और ईरान में एक अपने वर्चस्व को लेकर या फिर क्या अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए शिया सुन्नियों के लिए जिस प्रकार से वहाँ पे गतिरोध हुआ, जिस वजह से दोस्तों एशिया में खासकर जो गल्फ़ कंट्री था दोस्तों, वो बहुत आगे जा सकता था अगर वो आपस में नहीं लड़ते। मुस्लिम देश जहाँ पर मिलेंगे या फिर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो उनकी हिस्ट्री है वो आपस में ही लड़ते चले गए हैं, जिस वजह से दोस्तों यदि वो ऐसा नहीं करते तो आज एशिया से बड़ा कोई देश नहीं होता। एशिया में जितने भी देश हैं तकरीबन 48 से 50 लेकर, वो आपस ही देश में अगर आपस में खाली सहयोग करते हैं, अपना तेल खाली एशिया से जो बिलोंग जो कंट्रीज़ हैं उन्हें सप्लाई करते हैं, तो उनसे बड़ा मुल्क में कोई नहीं होता। ना जितनी उनके पास संसाधन, जितने हथियार होते हैं किसी देश के पास नहीं होते। पर ये लोग आपस में ही कोई उसका तेल का कुआं जला दिया, कोई उसका जला दिया, कोई उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया, कोई उसके ध्वस्त कर दिया। और फिर क्या करते हैं ये लोग, जाके अमेरिका से चुगली करते हैं कि भैया ये कुछ गलत हथियार बना रहा, फिर वो आएगा इसको मारेगा उसको मारेगा। तो इसमें हमारा फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। हमारे ही संसाधनों पे कोई अन्य
महाद्वीप के देशों का वर्चस्व रहा और हम लोग ज़िंदगी भर पीड़ित और उपेक्षित रहे हैं बस इन्हीं लोगों के कारण। ठीक है। आज वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिरी हैं तो दोनों मुल्क यथार्थ के धरातल पर आते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब पश्चिम एशिया में अब लंबे संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। तेल कीमतों के बल पर सऊदी अरब भारी सैन्यीकरण करता रहा है लेकिन अब तेल आय में कमी के कारण आंतरिक खर्चों में कटौती की नौबत भी आ रही है। ईरान की आर्थिक हालत पहले ही खराब हो चुकी है। दक्षिण एशिया के तमाम देशों को इन बदलती स्थितियों से सीख लेनी चाहिए। अकेले भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की कुल आबादी 1 अरब 70 करोड़ के आसपास है। संसाधनों में अमीर होने के बावजूद विशाल आबादी वाले ये देश गरीब हैं। दक्षिण एशिया के बाकी देश नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देश भी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद गरीबी का दंश झेल रहे हैं। इसका एक कारण बड़ा क्षेत्रीय सहयोग का भारी अभाव भी है। अगर ये देश आपसी सहयोग बढ़ाएं तो इन मुल्कों का विकास तेज से हो सकता है। अगर इन देशों में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा मजबूत होता तो कोरोना जैसे संकट में अर्थव्यवस्था को झटके नहीं लगते। कोरोना संकट ने दक्षिण एशियाई देशों को यह मौका दिया है कि वे आपस में क्षेत्रीय व्यापार की संभावना को बढ़ाएं, आपसी सहयोग बढ़ाएं ताकि स्थानीय स्तर पर आने वाले मानवीय और आर्थिक संकटों से निपटा जा सके। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, यदि गल्फ़ कंट्रीज़ के जो देश हैं, यदि वो दोस्तों मात्र एशिया में ही अपने वस्तुओं, जो भी वो वस्तु उत्पादित करते हैं या फिर जो उनके पास संसाधन है, चाहे तेल हो, पेट्रोल हो, जो भी हो, यदि वो बस मात्र एशिया के देशों को अगर सप्लाई करें ना तो जो उनका स्थिति होगा, जो पायदान होगा, बहुत ही आगे होगा। तो एशिया के देशों को दोस्तों रूस से, अमेरिका से, फलाने से ढिकाने से तेल लेने की आवश्यकता नहीं है पर दोस्तों ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कभी धर्म को लेकर तो कभी वर्चस्व को लेकर, और लड़ते भी इतनी बुरी तरह है कि पूरे देश में अराजकता फैला देंगे। मतलब पूरी पब्लिक रोड पे निकल के तलवारें लेकर, मशीन गन लेकर लड़ती, पता ही नहीं चलता आर्मी वाला कौन है और सिविलियन कौन है। इसीलिए दोस्तों वहाँ पे कभी आप सुने हैं कोई घूमने के लिए गया है सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, दोस्तों कोई प्राथमिकता नहीं देता कि कोई हनीमून के लिए या फिर जाए, भैया हम सीरिया जा रहे हैं हनीमून के लिए, बेबी भी डर जाएगी, अरे साला हम लोग ज़िंदा वापस आ पाएंगे कि नहीं। तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जो वहाँ पे टूरिस्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहाँ पे डेवलप ही नहीं कर सकते हैं। और एक लिहाज से देखा जाए, अगर मक्का मदीना वहाँ पे ना हो, जेरूशलम ना हो, तो वहाँ का महत्व ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने दोस्तों महत्व ख़त्म कर दिया। नहीं तो वहाँ पे घूमने और देखने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत हैं। वही आप देखिए दुबई ने थोड़ा सा अपने आप को डेवलप किया, इसीलिए वहाँ पे टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के गतिरोध, इस तरह का जो टकराव हो वायलेंस से नहीं है। उसके बाद आप कोरोना ने वैश्वीकरण की व्यवस्था पर चोट की है। ठीक है, जो वैश्वीकरण नीतियाँ हैं दोस्तों, कहाँ गया, हाँ, वैश्विक चुनौतियों से देशों को तकनीकी क्षेत्र से लेकर कृषि उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ाना होगा ताकि नया क्षेत्रीय बाजार विकसित हो सके। बाजार और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार क्षमता लगभग 37 अरब डॉलर की है, लेकिन अभी यह व्यापार 2.5 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं है। भारत पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान और उसके आगे मध्य एशिया तक पहुंच सकता है और पाकिस्तान भारत के रास्ते पूर्वी एशिया तक पहुंच सकता है। इन संभावनाओं पर लंबे समय से बातचीत हो रही है। इसे अति आदर्शवादी संभावना भी बताया जाता है, लेकिन अब समय की मांग यही है और यथार्थ भी यही है कि भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार क्षमता लगभग 18 अरब डॉलर की है, लेकिन व्यापार 9 से 10 अरब डॉलर का ही है। आपसी विश्वास बहाली से द्विपक्षीय व्यापार क्षमता का पूर्ण सहयोग उपयोग हो सकता है। कोरोना ने फिलहाल किसी भी मुल्क को लड़ने की स्थिति में नहीं रख छोड़ा है। अब सब जगह उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बड़ी आबादी के भुखमरी के चपेट में आने का संकट गहराता जा रहा है। कोरोना विषाणु दिख भले न सके, लेकिन संदेश दे रहा है कि उसे न राष्ट्रों की सीमाओं की, न सैन्य बलों की ताकत की परवाह, और उसने यह भी नहीं देखा कि कोरोना मुल्क कितना अमीर है और कितना गरीब। इन परिस्थितियों में संघर्ष या विवाद से तो किसी मुल्क का भला ना हो सकता। तो देखिए, जब लोग आपसे डिबेट करें तो इन सारी बातों को आप ज़रूर रखिएगा कि एशिया अगर चाहे, एशिया महाद्वीप तो अन्य महाद्वीप के देशों से कितना आगे जा सकता है। उसके लिए आपसी सहयोग बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह से हम संघर्ष करते आए हैं उसे प्रमोट करना पड़ेगा। पर ये जो वायलेंट रखते हैं हम अपने अपने पास जाति धर्म के नाम पे, और
कई दशकों की लड़ाइयाँ अभी भी चल रही हैं, इजराइल में, फ़िलिस्तीन हुआ, सीरिया हुआ, ईरान हुआ। इन चीज़ों को ख़त्म करके थोड़ा ऊपर सोचना होगा, इससे किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला, मात्र मानवता का ही नाश होगा, विनाश होगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।